कभी सोचा है कि किचन में रखी वो सरसों की शीशी, उसके तीखे स्वाद के पीछे हजारों साल का इतिहास और विज्ञान छिपा हो सकता है? जी हाँ, ये छोटा सा दाना सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन फसल है जिसने पूरी दुनिया की सभ्यताओं को जोड़ा है। तो आइए इसके इस शानदार सफर की कहानी को जानते हैं। पता है, सरसों उन शुरुआती पौधों में से एक है जिन्हें इंसानों ने सबसे पहले उगाना शुरू किया था। सोचिए जरा, 3000 ईसा पूर्व के प्राचीन संस्कृत और सुमेरियन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। इसकी यात्रा पश्चिम एशिया से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया और अलग अलग कल्चर के खानपान का एक जरूरी हिस्सा बन गया। और देखिए, इसका प्राचीन इतिहास तो है ही, लेकिन आज के दौर में इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। सिर्फ 2021-22 में भारत ने 11.75 मिलियन टन सरसों का उत्पादन किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये देश के कुल तेल उत्पादन का लगभग 36% हिस्सा है, जो किसी भी दूसरे तिलहन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो आज हम सरसों की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले इसकी ग्लोबल कहानी, फिर इसके परिवार के बारे में जानेंगे, मतलब इसका वंश वृक्ष, फिर देखेंगे इसकी खेती कैसे होती है, खेतों की रखवाली कैसे की जाती है, और आखिर में ये बीज से हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले सरसों के परिवार के रहस्यों को समझते हैं। हम इसके जेनेटिक कोड में झांक कर देखेंगे कि इसकी विरासत की कहानी असल में है क्या। अब ये सवाल आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पत्ता गोभी, शलजम और सरसों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों असल में काफी करीबी रिश्तेदार हैं? चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इसका जवाब छिपा है यू के त्रिभुज नाम की एक थ्योरी में, और ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, प्रकृति में 3 अलग अलग प्राचीन प्रजातियों ने, जिन्हें हम ए, बी और सी जीनोम कह सकते हैं, आपस में कुदरती तौर पर क्रॉस ब्रीडिंग की। मिसाल के तौर पर, जब ब्रासिका नाइग्रा यानी काली सरसों और ब्रासिका रापा यानी शलजम का प्राकृतिक मेल हुआ, तो उससे हमारी अपनी भारतीय सरसों ब्रासिका जंसिया का जन्म हुआ। मतलब ये प्रकृति का एक शानदार जेनेटिक एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द है एम्फिडिप्लॉइड। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो भारतीय सरसों ने अपने दोनों अलग अलग माता पिता के पूरे जेनेटिक गुणसूत्रों को अपना लिया। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 अलग अलग भाषाओं की पूरी डिक्शनरी मिलकर एक नई और ज्यादा शक्तिशाली भाषा बना दे। अच्छा, तो जेनेटिक्स की दुनिया से निकलकर अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि किसान इस जरूरी फसल को आखिर उगाते कैसे हैं। देखिए, सरसों उगाना अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। किसान पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करते हैं, फिर सही समय यानी अक्टूबर-नवंबर में बुआई करते हैं। पौधे को कब पानी देना है, उसे कौन से पोषक तत्व चाहिए और फसल को कब काटना है, मतलब जब 75% फलियां सुनहरी हो जाएं, हर कदम एक सटीक योजना के साथ किया जाता है ताकि पैदावार सबसे अच्छी हो। आजकल की खेती में एक बहुत ज़रूरी तकनीक है सीड ड्रिल से लाइनों में बुआई करना। इससे होता क्या है कि बीज एक समान दूरी और गहराई पर बोए जाते हैं। नतीजा, उनका अंकुरण बेहतर होता है और पुराने छिड़काव वाले तरीके की तुलना में उपज भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जैसे हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही पौधे को भी सही पोषण चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का सही मिक्सचर दिया जाता है। सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है और नीम कोटेड यूरिया ये पक्का करता है कि पौधे को नाइट्रोजन धीरे धीरे और लंबे समय तक मिलता रहे। लेकिन सिर्फ अच्छी फसल उगा लेना ही काफ़ी नहीं है। किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए कीटों और बीमारियों से एक लगातार लड़ाई लड़नी पड़ती है। सरसों की फसल पर समझिए 2 तरफ से हमले होते हैं। एक, ऊपर से हमला करने वाले कीड़े जैसे एफिड्स, और दूसरे, जमीन और पौधे के अंदर से लगने वाली फंगल बीमारियां जैसे कि व्हाइट रस्ट। एफिड्स, जिन्हें हम चेपा भी कहते हैं, ये सरसों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं। ये छोटे छोटे कीड़े पौधे का रस चूसकर उसे बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। इनसे निपटने के लिए किसान सिर्फ केमिकल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि एक बहुत स्मार्ट रणनीति अपनाते हैं। वे पीले चिपचिपे ट्रैप लगाते हैं, लेडी बर्ड बीटल जैसे दोस्त कीड़ों को बढ़ावा देते हैं जो इन एफिड्स को खाते हैं, और नीम के तेल जैसे जैविक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। और व्हाइट रस्ट, ये एक बहुत ही खतरनाक फंगल बीमारी है। ये सीधे फूलों पर हमला करती है, जिससे उनमें दाने ही नहीं बन पाते और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है रोकथाम। बुवाई से पहले ही बीजों का इलाज किया जाता है ताकि बीमारी शुरू ही ना हो। और हाँ, खेत को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है।
तो चलिए, अब फसल कट चुकी है, पर क्या सरसों के दाने का सफर यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से तो उसके कई अलग अलग रूपों में बदलने की कहानी शुरू होती है। कटाई के बाद ये दाने एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। जो साधारण येलो मस्टर्ड हम खाते हैं वो सफ़ेद दानों से बनता है। वहीं फ्रांस का मशहूर डिजॉन मस्टर्ड काले दानों और वाइन से बनता है, जो उसे एक तेज स्वाद देता है। और अगर आपको दानेदार टेक्सचर पसंद है तो होल ग्रेन मस्टर्ड है, जिसमें दानों को आधा ही पीसा जाता है। मतलब हर एक का अपना अलग ही मज़ा है। लेकिन कहानी सिर्फ मसालों पे खत्म नहीं होती। भारत में सरसों का सबसे ज़रूरी उत्पाद है इसका तेल, जिसे कच्ची घानी से निकाला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो जानवरों का चारा और खेतों के लिए बेहतरीन खाद बन जाती है। इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन, जब एक ही फसल से कई उत्पाद बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाता है। तो एक प्राचीन जेनेटिक संयोग से शुरू होकर आज दुनिया की एक अहम फसल बनने तक सरसों का सफर वाकई में कितना शानदार रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बदलती जलवायु और नई तकनीकों के इस दौर में ये छोटा सा लेकिन शक्तिशाली दाना भविष्य में हमारी दुनिया को और कैसे आकार देगा।